हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। तो डियर स्टूडेंट्स, लीजिए हम एक बार फिर से आ गए हैं शुरुआत बैच लेकर के। और ये शुरुआत बैच किसका बनाया गया है? क्लास 9th के लिए बनाया गया स्पेशली। और इस क्लास में हम लोग सारे सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। और आज हम लेकर के आए हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसका पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा समझा है उसको। आज हम उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ था और कहानी किसकी पढ़ रहे थे, थोड़ी सी उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था उस 17 साल की लड़की की कहानी, जो 17 साल की थी लेकिन दिखने में कम एज की लगती थी, क्योंकि उसमें बताया गया था। और उसका नाम क्या था? एवलिन ग्लैनी था। एवलिन ग्लैनी की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। 17 साल की लड़की जो अपनी उम्र से दिखने में छोटी लग रही थी और उसके लिए चुनौतियों का बहुत बड़ा सामना करना था। यानी कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं इसलिए हो रही थी क्योंकि वो संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर ली थी। और आप लोगों को लग रहा होगा कि संगीत को वो अपना लाइफ बनाने का डिसाइड कर ली थी, तो इसमें कौन सी चुनौती का सामना करना था? तो चुनौती उसके लिए क्या थी? क्योंकि वो कंप्लीटली बहरी हो चुकी थी, उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर ली थी। तो इसके लिए उसे बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और उसने सामना किया भी। और उस क्षेत्र में, तबला वादक के क्षेत्र में, वह न जाने कितने अवार्ड प्राप्त कर चुकी थी। बहुत से ऐसे लोग थे जिनसे वो आगे निकल चुकी थी। उसी की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। किसकी कहानी? एवलिन ग्लैनी की कहानी। और हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ से शुरू करना है। इट इज इंट्रिग्विंग, यहीं से हमें सीखना है कहानी जो अधूरी छूट गई थी अभी तक। तो आइए हम शुरू करते हैं वो सेकेंड पार्ट की कहानी। देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि इट इज इंट्रिग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब देखिएगा, एवलिन ग्लैनी से एक तबला वादक हैं, एक बात करते हैं उनसे और कहते हैं, बात करते हुए बहुत सारी चर्चाएं हुई, तो उस बात को यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि इट इज इंट्रिग्विंग, यानी कि यह इंट्रिग्विंग होता है। इंट्रिग्विंग का मतलब क्या होता है? उत्सुकतापूर्ण लगता है, काफी रोचक लगता है। क्या लगता है? उत्सुकतापूर्ण लगता है या काफी रोचक लगता है। क्या? टू वॉच यानी कि देखना। क्या देखना? एवलिन फंक्शन, एवलिन के फंक्शन को देखना। सो इफर्टलेसली, इतना इफर्टलेस तरीके से, यानी कि इतना आराम से, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं होती है। विदाउट हियरिंग मतलब बिना सुने। तो पूरी लाइन ध्यान से समझिएगा, वो क्या कहते हैं कि विदाउट हियरिंग यानी कि बिना सुने एवलिन के फंक्शन को सो इफर्टलेसली, इतना आराम से देखना कैसा लगता है? काफी उत्सुकतापूर्ण लगता है, काफी रोचक लगता है ना? क्योंकि वो तो सुन नहीं पाती थी और लेकिन उसके बावजूद भी इतना आराम से, इफर्टलेसली तरीके से संगीत को इतना अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करती थी, तो उसको सुन करके बहुत ही मजा आता था। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। अब वो कहते हैं कि जब हम बात किए थे कितने घंटे तक? इन आवर 2 hour डिस्कशंस, यानी कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में, हमारे 2 घंटे के बातचीत में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, वह एक भी वर्ड मिस नहीं की। यानी कि 2 घंटे तक उन लोगों का डिस्कशन हुआ और उस 2 घंटे में एक भी शब्द को एवलिन ग्लैनी मिस नहीं की। और वो बताएं, एवलिन ग्लैनी बताएं कि उनको क्या समस्याएं होती हैं। तो वो बताती हैं, कहती हैं कि मेन विथ बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। क्या बताती हैं? कि मेन, वो मनुष्य, वो आदमी जिनके जो बशी बियर्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े झबरीले दाढ़ी होते, बियर्ड्स मतलब दाढ़ी, बशी मतलब झबरीला या बड़ा। तो वो आदमी जिनके जबरीले दाढ़ी होते हैं, जिनके बड़े बड़े दाढ़ियां होती हैं, वैसे आदमी गिव मी ट्रबल, मुझे क्या देते हैं? ट्रबल देते हैं, मुझे कष्ट देते हैं, मुझे समस्या देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये झबरीली दाढ़ी वाले आदमी एवलिन ग्लैनी को किस प्रकार समस्या देते हैं, अभी हम समझाते हैं। और यह बात वो कैसे कहती है? सी लाफ्ड, वो लाफ की यानी कि वो हंस करके बोली और कहती है कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि यह केवल उनके लिप्स को नहीं देखना होता। यानी कि जब बात करना होता है किसी भी दूसरे व्यक्ति से, तो वो कह रही हैं कि उनको केवल लिप्स को ही नहीं देखना होता है, उनके केवल होठों को ही नहीं देखना होता है,
इट इज द होल फेस, बल्कि पूरे होल फेस को देखना पड़ता है, पूरे चेहरे को देखना पड़ता है। यानी कि आप समझ रहे होंगे, एवलिन ग्लैनी बहरी थी, तो जब सामने वाले व्यक्ति से बात करती थी तो उनको तो सुनाई तो देता नहीं था, तो वो क्या करती थी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से, सामने वाला जो भी व्यक्ति होता था उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से, लिप्स के मूवमेंट से देख करके समझ पाती थी कि आखिर वो व्यक्ति क्या कह रहा है। तो वही कह रही है कि अगर कोई झबरीला दाढ़ी वाला व्यक्ति होता था तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, उसकी बातों को समझने में काफी दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि उसके केवल होठों को नहीं देखना होता था, क्योंकि पूरा फेस को देखना पड़ता था। क्या करने के लिए? बातों को समझने के लिए। अब क्या कहते हैं, स्पेशली द आईज, और विशेष रूप से क्या देखना पड़ता है? आंखें देखनी पड़ती है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट। अब फिर आगे, सी वह, स्पीक्स बोलती हैं, बात करती हैं, फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मतलब बिना कोई गलती किए, बिना कोई मिस्टेक किए, कहीं पर वो अटकती नहीं है। किस लहजे में बात करती हैं? स्कॉटिश लिल्ट में, स्कॉटिश लहजे में बात करती हैं। यानी कि वह बिना कोई त्रुटि पूर्वक, बिना कोई त्रुटि किए वह स्कॉटिश लहजे में बात करती हैं। माई स्पीच इज क्लियर, और वो बताती हैं एवलिन की मेरी जो स्पीच है, मेरी जो बात है वो क्लियर है, वो साफ है, वो स्पष्ट है। मेरी जो बात है वो क्या है, मैं अच्छे से बोल पाती हूँ। क्यों? बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर, क्योंकि मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, कब तक? जब मैं 11 साल की थी। यानी कि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। यानी कि अगर कहा जाए तो क्या एवलिन ग्लैनी बचपन से बहरी थी? नहीं, वो 11 साल तक सुन सकती थी, इसलिए उनकी जो भी स्पीच है, जो भी बात है, वो बिल्कुल क्या थी? क्लियर थी, बिल्कुल साफ स्पष्ट थी। आगे क्या है? शी सेज, वो कहती हैं, ये बात वो कहती हैं, बट लेकिन, दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन इस बात से यह एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, यह एक्सप्लेन, यह व्याख्या नहीं हो पाता है कि हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि वो किस तरीके से फ्रेंच भाषा को सीख पाई थी, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जो बेसिक जापानी भाषा होता है उसमें किस तरीके से वो मास्टरी हासिल की थी, और किस तरीके से वो फ्रेंच भाषा सीखी थी, इससे यह कोई स्पष्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन वो कहती हैं कि मैं जब तक 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी जो बात है वो बिल्कुल क्या है? स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। और वो किस भाषा में बात कर रही थी? स्कॉटिश लिल्ट में, स्कॉटिश लहजे में बात कर रही थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे देखिएगा क्या होता है। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ये तो बता ही दिए हैं, और आप देख पा रहे होंगे यही एवलिन ग्लैनी है। यही कौन है? एवलिन ग्लैनी है। बेचारी 17 साल की हैं, दिखने में कम एज की लगती हैं, बहुत दुबली पतली सी लड़की थी और थोड़ी सी डरी हुई लड़की थी, लेकिन अपने सपने को आगे, जो भी उनका सपना था और सपना बनाया था उन्होंने संगीत सीखने का, और सपने के आगे वो हार नहीं मानी। अपने सपने को, अपने जुनून को, अपने पैशन को कभी अपनी मजबूरी से आगे आने नहीं दिया, है ना, मजबूरी को कभी आगे आने नहीं दिया। वो हमेशा लड़ती रही और न जाने कितने अवार्ड्स वो हासिल की थी। समझ रहे हो, यही एवलिन ग्लैनी है। अब देखिएगा आगे क्या होता है। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन करती हैं। क्या करती हैं? वह एक्सप्लेन करती है, यानी कि वह व्याख्या करती है, वो समझाती हैं, बताती हैं। क्या बताती हैं? कि एज फॉर म्यूजिक, जहां तक म्यूजिक की बात है, जहां तक संगीत की बात है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो वो क्या कहती हैं कि ये जो संगीत है ना, पोर्स इन, अंदर प्रवेश होता है। अंदर प्रवेश, जो संगीत है ना, पोर्स मतलब उड़ेलना, गिराना, है ना, ऐसा कुछ मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो संगीत है, पोर्स इन मतलब अंदर आता है, थ्रू से एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मतलब मेरे बॉडी के प्रत्येक पार्ट से, मेरे बॉडी के हर एक भाग से संगीत जो है वो अंदर पोर्स होता है, मतलब अंदर प्रवेश करता है। और ये बात कौन कह रही है? वह एवलिन ग्लैनी कह रही हैं। और फिर क्या कहती हैं? इट टिंगल्स इन द स्किन, ये जो संगीत होता है ना, वो टिंगल्स इन द स्किन, मेरे स्किन में टिंगल्स, मेरे स्किन में टिंगल्स कंपन पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है? टिंगल्स, कंपन पैदा कर देता है, मेरे स्किन में बिल्कुल एक झनझनाहट सी हो जाती है। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और स्किन के साथ साथ मेरे चिक बोन्स, मेरे जो चिक बोन्स है, जो गाल की हड्डी है, एंड इवन इन माई हेयर, और जो मेरे बाल हैं उसमें भी क्या करता है? यह एक कंपन उत्पन्न कर देता है, टिंगल, झंझनाहट पैदा कर देता है। क्या चीज? वो संगीत।
When she plays the xylophone, अब आगे क्या होता है, कहती हैं कि जब वह प्लेस बजाती हैं, क्या बजाती हैं, जाइलोफोन बजाती हैं। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो सी कैन सेंस, तो वह सेंस कर सकती हैं उसको, उसके साउंड को समझ सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। द साउंड पासिंग अप द स्टिक, कहां से होते हुए, स्टिक, वो स्टिक ली होती हैं तो स्टिक से पासिंग अप, स्टिक से ऊपर जाते हुए, इनटू हर फिंगर टिप्स, कहां पर, उनके फिंगर टिप्स में, उनके अंगुलियों के पोर में अंदर जाते हुए उस चीज को वो महसूस कर सकती हैं। जब वो क्या बजाती हैं, जाइलोफोन बजाती हैं, तो वो स्टिक से बजाती हैं, स्टिक से होते हुए वो जो साउंड है उनकी अंगुलियों के पोरों में, यहां मतलब ऐसे धीरे धीरे करके अंदर जाता है। फिर क्या कहते हैं, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और फिर यहाँ पे ड्रम्स का मतलब ढोलक कहेंगे, ठीक है, यानी कि वहां पर नीला ड्रम ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि जब वो ढोलम पर, अरे ढोलक जो होता है जब उसके सहारे वो झुकी होती हैं ढोलक बजाने के लिए, ऐसे जब झुकी होती हैं तो सी कैन फील द रेजोनेंसेज, तो वह फील कर सकती हैं, क्या फील कर सकती है, रेजोनेंस, गूंज, कंपन, गूंज को महसूस कर सकती हैं। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, क्या करते हुए, उनके बॉडी में फ्लो करते हुए, उनके बॉडी में प्रवेश करते हुए, उनके बॉडी के अंदर जाते हुए, क्या, गूंज को, किसके गूंज को, उस ढोलक के गूंज को महसूस कर सकती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, अब देखिएगा क्या कहती हैं कि एक वुडन प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है, जो चबूतरा होता है, सी रिमूव्स हर शूज, जब वहां पर जाती हैं उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे तो वह रिमूव्स, वो हटा देती हैं, हर शूज, क्या हटा देती हैं, अपने जूतों को निकाल देती हैं, अपने जूतों को हटा देती हैं पैर में से, क्यों, सो दैट का मतलब ताकि, वह जब वो जाती हैं लकड़ी के वह प्लेटफॉर्म पे तो वह अपने शूज को निकाल देती हैं, ताकि द वाइब्रेशन, ताकि जो वाइब्रेशन है उसका, ताकि जो उसका जो कंपन है, पास थ्रू हर बेयर फीट, उनके बेयर फीट से, नंगे पैर से होते हुए आए और उनके लेग्स में प्रवेश कर जाए, यानी कि नंगे पैर से होते हुए जो कंपन है, जो उसका क्या है, वाइब्रेशन है, उसका कंपन धीरे धीरे शरीर में क्या करे, एंटर हो सके, इसलिए वो जब भी वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती हैं तो वो क्या करती हैं, अपना शूज निकाल देती हैं। आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखना आगे क्या होता है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, अब आगे कहा जा रहा है कि नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्या कह रही हैं, इसमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं, नॉट सरप्राइजिंगली, जरा से भी आश्चर्य की बात नहीं है, किस बात के लिए, कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि एवलिन जो है डिलाइट्स मतलब खुश करती हैं हर ऑडियंसेस, अपने श्रोताओं को, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को क्या करती हैं, डिलाइट्स करती है, मतलब खुश करती है, इसमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है। इन 1991, अब देखिएगा क्या बताया जा रहा है कि 1991 यानी 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यहां तक देखिएगा, ध्यान से समझना जरा, देखो 1991 में इतनी बहरी जो थी, जिनको संगीत का कुछ पता आता ठिकाना नहीं था, लेकिन 1991 में क्या हुआ, शी वाज प्रेजेंटेड, उन्हें प्रेजेंट किया गया था, उनको दिया गया था, उन्हें प्रदान किया गया था, उन्हें नवाजा गया था, किससे, विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, एक अवार्ड है जिसका नाम क्या है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस, यानी कि उस रॉयल फिलहार्मोनिक समाज का सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे प्रमुख, सबसे सम्मानित जो एकल वादक का जो पुरस्कार होता है उससे उन्हें नवाजा गया था। वर्ष का उस साल का जो सबसे प्रतिष्ठित सोलिस्ट अवार्ड था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज का, उस चीज से उन्हें क्या किया गया था, नवाजा गया था, उनको प्रेजेंट किया गया था, उनको दिया गया था। कब दिया गया था, 1991 में दिया गया था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेट्स, अब देखिएगा सेज कहते हैं, यह बात कौन कहते हैं, मास्टर परक्यूशनिस्ट, मास्टर परक्यूशनिस्ट जो तबला वादक थे जिनका नाम क्या था, जेम्स ब्लेट्स, क्या नाम था, जेम्स ब्लेट्स, वो कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात कहे हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान जो है उसके हियरिंग को, उसके सुनने की पावर को, उनके सुनने की क्षमता को क्या कर लिए हैं,
छीन लिए हैं, उनके उसके सुनने की क्षमता को छीन सकते हैं या छीन लिए हैं, बट लेकिन ही हैज गिवन, लेकिन उन्हीं भगवान ने उनको यानी एवलिन ग्लेनी को दे दिया है, क्या दे दिया है, बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वापस कुछ असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने असाधारण दे दिया है। क्या कह रहे हैं जेम्स ब्लेड, कह रहे हैं कि भगवान भले ही उसके सुनने की क्षमता को ले लिए हैं, छीन लिए हैं, लेकिन वापस में उसे कुछ असाधारण पावर दे दिए हैं। What we hear, आगे फिर कहते हैं कि what we hear, what का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो, what का मतलब क्या होगा, जो हम क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या करें जेम्स ब्लेड, कि जो हम जिस चीज को हम सुनते हैं, सी फील्स, वह उस चीज को क्या करती है, महसूस कर लेती है, क्या करती है, महसूस कर लेती है, फार मोर डीपली, वो भी ऐसे वैसे नहीं, डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि हम में से और भी ज्यादा डीपली पूर्वक, और भी ज्यादा गहराई से वह उस चीज को क्या करती है, महसूस कर लेती है, फील कर लेती है। यानी जितना हम सुन करके याद नहीं कर पाते हैं, जितना हम सुन करके समझ नहीं पाते हैं, उतना वो बस क्या करती है, उस साउंड को महसूस करके जान लेती है, समझ पाती है। दैट इज वाई, और यही कारण है, दैट्स वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस, वह व्यक्त करती है, म्यूजिक को व्यक्त करती है, सो ब्यूटीफुली, इतने सुंदर तरीके से। यही कारण है कि वह संगीत को, म्यूजिक को इतने सुंदर तरीके से क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है। आई बात समझ में आता है, बिल्कुल आसान है। देखो हर लाइन का, हर एक वर्ड की मीनिंग हम बताते हुए चल रहे हैं। आगे क्या होता है, एवलिन कॉन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। अब देखिएगा, एवलिन कॉन्फेसेस दैट, एवलिन कॉन्फेस करती है, एवलिन जो है इस बात को स्वीकार करती हैं, कॉन्फेस मानती हैं, स्वीकार करती हैं, दैट की सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, क्या किस बात को मानती हैं, कि वह कुछ वर्कहॉलिक प्रकार की हैं। यानी वर्कहॉलिक उसको कहते हैं जो हमेशा काम में लीन रहती हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा काम 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 काम, हमेशा काम ही करने वाला होता है, हमेशा काम की ही बातें करता है, उसको वर्कहॉलिक कहते हैं। तो एवलिन इस बात को मानती हैं, क्या मानती हैं, कि वह कुछ वर्कहॉलिक टाइप की हैं, कुछ हमेशा काम में डूबी रहने वाली होती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और यहाँ पर क्या कहती हैं कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस क्या करना है, मुझे बस काम करना है। वो कहती है आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, वो भी किससे, अक्सर हार्डर काम करना है देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं। क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय, म्यूजिशियंस मतलब संगीतकार। तो जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं उनसे अक्सर हार्डर वर्क करना है, मुझे उनसे कठिन परिश्रम करना है, इस बात को वो मानती है। बट लेकिन द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, तो वो कहती हैं कि मुझे हार्डर वर्क तो करना ही है, तो वो हार्डर वर्क की भी, लेकिन जो रिवॉर्ड्स है, जो पुरस्कार है, जो सम्मान है, वो भी क्या है, बहुत इनॉर्मस है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़े हैं, यानी कि काफी ज्यादा है, पुरस्कार भी काफी ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अब देखिएगा आगे क्या कहती हैं, कि रेगुलर कंसर्ट के अलावा, नियमित तो कंसर्ट करती थी, संगीत प्रदर्शन करती थी, सभाएं करती थी जा करके, तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, रेगुलर कंसर्ट करने के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, एवलिन जो है फ्री में भी कंसर्ट करती थी, फ्री में भी संगीत प्रदर्शन किया करती थी। इन प्रिजन्स, कहां पर, जेल में जाकर के, एंड हॉस्पिटल्स, और कहां पर, हॉस्पिटल्स में जाकर के फ्री में एकदम कॉन्सर्ट करती थी, है ना, ठीक। एंड रिचलिन, और कहां गए यहाँ पर, सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वह हाई प्रायोरिटी देती हैं, उच्च प्राथमिकता देती हैं, हाई प्रायोरिटी देती हैं टू क्लासेस, कक्षाओं के लिए, किसकी, फॉर यंग म्यूजिशियन, जो छोटे छोटे म्यूजिशियन होते हैं, जो छोटे छोटे अभी संगीतकार होते हैं, उनकी कक्षाओं के लिए वो काफी ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं, काफी ज्यादा प्राथमिकता, महत्व देती हैं। कौन, एवलिन ग्लेनी। एन रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड, अब देखिएगा एक महिला थी जिनका नाम क्या था, एन रिचलिन, वो भी ऑफ बीथोवन फंड, बीथोवन फंड एक फंड बनाया गया था, बीथोवन फंड, वो भी किसका बनाया गया था, फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो बहरे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए एक फंड का निर्माण किया गया था, और उस फंड का नाम रखा गया था बीथोवन फंड। तो उसी फंड की एक महिला थी जिनका नाम क्या था, एन रिचलिन सेज, वह कहती हैं, क्या कहती हैं, कि सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, वो क्या कहती है एन रिचलिन,
कि वह जो एवलिन ग्लेनी है, यहाँ पर सी किसके लिए आया है, एन रिचलिन के लिए आया है, कि सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वह जो महिला है, वो जो एन रिचलिन है, वह डेफ चिल्ड्रन के लिए, वह बहरे बच्चों के लिए, बधिर बच्चों के लिए एक चमकती हुई, एक जगमगाती हुई क्या है, इंस्पिरेशन है, मतलब प्रेरणा है। क्या कह रही है एन रिचलिन, कि जो बहरे बच्चे होते हैं, जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए वह एक चमकती हुई, चमचमाती हुई, जगमगाती हुई क्या है, प्रेरणा है। They see that there is nowhere that they cannot go. They see, और वे सब लोग समझते हैं, वे लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, that कि क्या, there is nowhere, कि ऐसी कोई जगह नहीं है, there is nowhere, ऐसी कोई भी जगह नहीं है, कि they cannot go, कि वे नहीं जा सकते हैं, कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर वे नहीं जा सकते हैं। वे इस बात को क्या करते हैं, समझते हैं और जानते भी हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा आगे क्या कहा जा रहा है, लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर है आप लोगों का। ये एवलिन की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, देखना ध्यान से अब आगे क्या होता है। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अब देखना ध्यान से क्या कहा जा रहा है कि एवलिन ग्लेनी जो है हैज ऑलरेडी, पहले ही अकम्प्लिश्ड, प्राप्त कर चुकी हैं, हासिल कर चुकी हैं, किस क्या चीज, मोर देन मोस्ट पीपल, यानी कि मोस्ट पीपल से भी ज्यादा, ट्वाइस हर एज, जो उसकी उम्र के दोगुने लोग हैं, ट्वाइस हर एज, उसके एज के ट्वाइस है, उसकी एज के दोगुने लोग हैं, उनसे भी ज्यादा वो क्या कर चुकी है, और एकम्प्लिश, पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। ठीक। सी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह जो एवलिन ग्लेनी है, सी हैज ब्रॉट, वो लेकर के आई हैं, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, वह लेकर के आई हैं परक्यूशन, किसको, ताल वादक को, तबला वादक को, टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर लेकर के आई हैं, ऑर्केस्ट्रा के सामने लेकर के आई हैं, ऑर्केस्ट्रा के आगे लेकर के आई हैं, किस चीज को, इस परक्यूशन को, इस तबला वादक क्षेत्र को। ठीक। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, और यह डेमोन्स्ट्रेट भी की है वो, और यह संकेत भी की है, वह बताई भी है कि, दैट का मतलब कि इट कैन बी वेरी मूविंग, ये जो परक्यूशन का काम है, इट कैन बी वेरी मूविंग, यह बहुत ही मूविंग हो सकता है, यह बहुत ही चलायमान हो सकता है, बहुत ही मार्मिक हो सकता है, आगे जाकर के इसका जो इसका क्षेत्र है बहुत बड़ा हो सकता है। यह बात वो डेमोन्स्ट्रेट की है। She has given inspiration to those, अब देखिएगा क्या कहा जा रहा है, She has given inspiration, वह इंस्पिरेशन भी दी है, वह प्रेरणा भी दी है, to those, उन लोगों को प्रेरणा दी है, who are handicapped, जो क्या है, handicapped हैं, जो विकलांग हैं, handicapped हैं, उन लोगों को भी वो क्या दी है, प्रेरणा दी है। People who look to her, और देखिएगा यहाँ कितनी अच्छी बात कही गई, people यानी कि वो लोग जो उन्हें देखते हैं, वो लोग जो उनको क्या करते हैं, देखते हैं, एंड से, और कहते हैं, देखते भी है और क्या करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि इफ सी कैन डू इट, कि यदि वह कर सकती है, क्या कहते हैं, कि जो लोग जो उसको देखते हैं और वो कहते हैं कि इफ सी कैन डू इट, यदि वो कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूं, यदि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से बहरी थी, उसके संगीत का कुछ एक अक्षर नहीं आता था, उसे कंप्लीटली कुछ सुनाई नहीं देता था, मात्र 11 साल तक उसे सुनना आता था, 11 साल के बाद उसके कान खराब हो गए, वो कुछ भी नहीं सुन पाती थी। जब वो कर सकती है, वो संगीत सीख सकती है, वो जाइलोफोन बजा सकती है, इतना कुछ कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस मेरे सपनों में जान होना चाहिए, मेरे सपनों में एक जुनून होना चाहिए, हमें करना है, करना चाहिए, हमें बहाने नहीं करना चाहिए। जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जो लोग देखते थे उसको ऐसा ही कहते थे। एंड और नॉट द लिस्ट, और ये भी कोई लिस्ट बात नहीं है, ये भी कम बात नहीं है कि सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर, कि वह इनॉर्मस प्लेजर दी हैं, वह काफी ज्यादा खुशियां दी हैं, 2 मिलियंस, किसको, मिलियंस लोगों को, लाखों लोगों को वो काफी ज्यादा प्लेजर, आनंद, खुशियां दी हैं, ये भी कोई कम बात नहीं है। और इसके जो राइटर थे भाई डेबोरा कॉली थे, इन्होंने ही बताया ये पूरी कहानी। आई बात समझ में कि नहीं आई। यही थी एवलिन ग्लेनी की कहानी, और इस कहानी को पढ़ करके आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप जो कि रेगुलर बहाना किया करते हैं, रेगुलर आपके पास हजारों बहाने होते हैं ना करने के लिए। एक काम कह दिया जाए, एक पाठ याद करने के लिए कह दिया जाए,
पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आपके पास हजारों बहाने तैयार होते हैं उसको नहीं करने के लिए। बस एक बहाना, एक वजह ढूंढ लो उस काम को करने के लिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और ये कहानी हमें इंस्पिरेशन देती है। आप इसको पढ़े होंगे पूरी कहानी, जाकर के फर्स्ट लेक्चर पढ़िएगा इस कहानी का। और इस सेकेंड लेक्चर हम पढ़ाए यहाँ पर एवलिन ग्लेनी, जो 17 साल की थी, दुबली पतली सी लड़की थी, हवा लगता था तो उड़ जाया करती थी, गिर जाया करती थी, कमजोर थी, हमेशा लोगों से डरा करती थी। और समस्या तो तब हो गई जब धीरे धीरे इसके सुनने का जो क्षमता था वो कम हो गया। लेकिन ये हार नहीं मानी, अपने सपनों को कभी झुकने नहीं दिया। ये कदम से कदम मिलाकर चलती रही, आगे से आगे बढ़ती रही। और एक दिन जाकर के यहां पर देख रहे हैं वह अपने दुगने उम्र से भी ज्यादा लोगों से टॉप अवार्ड प्राप्त कर चुकी थी पहले ही। और जो लोग भी देखते थे उसको यही कहते थे कि यदि वो कर सकती है, एक विकलांग, एक हैंडीकैप, एक बहरी लड़की अगर वो संगीत सीख सकती है, वो कुछ कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसा सभी लोग कहा करते थे। तो आप लोग भी कर सकते हैं, बस आपको रेगुलर कंटिन्यू अपना पैशन, अपना जज्बा, अपना जुनून, अपना सपना जो भी है उसे पूरा करने के लिए बस लगे रहना है बच्चों। बस आप मेहनत करते रहिएगा, सब कुछ संभव है इस दुनिया में। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, बस करना है आपको। इसी कहानी के साथ आई होप कि आप सभी लोगों को कहानी ये अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। इसका अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये तो खत्म हो गया, इसमें 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट की कहानी तो हम पढ़ा दिए, सेकंड पार्ट भी अब लेकर के आएंगे आपके बीच में। लेकिन कहानी कैसी लगी होगी जरूर आप हमें बताइएगा, कमेंट करके लाइक्स करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, जो भी आपके क्लासमेट होंगे उनको बता दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।